धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय जी। आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों को यहाँ पे रखने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। भारत सरकार सरकारी कंपनियों को विनिवेशीकरण करके उनके बेचने पर उनसे कुछ धन प्राप्त करके अपनी नीतियों में लगाने का काम के लिए जो है उन्होंने फाइनेंस बिल के जरिए 72A फाइनेंस बिल में 72A के जरिए एक अमेंडमेंट लाया है, जिससे विनिवेशीकरण के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियों को आसानी से बेचा जा सकता है और उनसे धन प्राप्त किया जा सकता है। यह सरकार का हक है कि वो कंपनियों को अपने प्रचंड बहुमत जो उन्होंने पाया है लोकसभा के अंतर्गत, उस बहुमत का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी नीतियों को, चाहे वो फाइनेंशियल नीतियां हों या सोशल नीतियां हों, उनको लागू करने का काम करें। और इन्हीं नीतियों को लागू करने के लिए उसी के मुताबिक सरकार ने यह फैसला किया है कि वो सरकारी कंपनियों को बेचने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का यह मानना है कि इससे देश का नुकसान होगा। 72A में जो प्राविधान किए गए हैं जिससे विनिवेशीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा और उससे जो है धन प्राप्त होगा, यह सरकार का तो हक है, लेकिन ये जो प्रचंड बहुमत मिला है जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी पूंजीवादी जो विचारधारा है उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाने का एक मौका मिलता है, उसके विपरीत इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं देश को जरूर यह बताना चाहूंगा कि उसमें उनका क्या नुकसान है। पूंजीवाद जो है वो आखिर में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके अंदर एक लालच रहती है। पूंजीवाद विचारधारा लालच से प्रोत्साहित रहती है और लोग उससे धन अर्जित करने का काम करते हैं। सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, सरकारी कंपनियों में जो नौकरशाही रहते थे उनको आरक्षण मिलता था, वो आरक्षण बंद हो जाएगा और उसी के साथ साथ टीएडीए मिलता था, सम्मानजनक एक नौकरी मिलती थी जिसमें उनको एक अच्छा खासा जो है 7वें पे कमीशन के हिसाब से धन मिलने का काम होता था। लेकिन अब वो भी बंद हो जाएगा और जब वो बंद होगा और प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा तो भारत में जितनी विशाल जनसंख्या है उसके हिसाब से लोग बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं, लोग दबाने का प्रयास करते हैं। आरक्षण तो लागू नहीं होगा, दबे कुचले लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी क्योंकि शिक्षा में विसंगतियां हैं, हेल्थ में विसंगतियां हैं। तो जो दलित है, गरीब है, कुचला है, माइनॉरिटीज है, वो ना स्वास्थ्य के रूप में जो है कंपीट कर पाता है पैसे वाले लोगों के साथ और ना ही शिक्षा में कंपीट कर पाएगा। तो जब आरक्षण नहीं मिलेगा वो तो और दबता चला जाएगा और विनिवेशीकरण यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो एक लोगों को सिक्योरिटी कवच देती थी वो भी खत्म हो जाएगा और इससे जो है भारी नुकसान पैदा होता है। वहीं पे ही ऐसी विचारधारा को पराजित करना अत्यंत ही जरूरी है। मेरा जो दूसरा मुद्दा है मैं उसमें यह भी कहना चाहूंगा, विनिवेशीकरण से और जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जो निजीकरण होता है, आपने आइसलैंड में देखा, आपने अमेरिका में देखा, जहां पे भी पूंजीवाद ने अपने हितों के जरिए निजी कंपनियों को मौका दिया, वहां निजी कंपनियों ने देश के बारे में, समाज के बारे में, यहां के रहने वाले गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा हुजूर। उन्होंने सोचा तो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के बारे में, उन्होंने सोचा तो भारी भारी पैकेज लेकर के अपनी जेबों में रख करके और वहां से फरार हो जाने के बारे में। यहां पे मैं कौन भागा कौन नहीं भागा उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं और इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और यह पूंजीवाद के खिलाफ मैं ये भी नहीं कह सकता कि सरकार को इसका अधिकार नहीं है, सरकार को पूर्ण अधिकार है। इस देश की जनता ने इनको एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत दिया है, लेकिन जनता कभी कभी कहीं ना कहीं बहकावे में, ढकोसलों में भी आ जाती है और उसको उजागर करना जरूरी है। मान्यवर, मैंने आइसलैंड और अमेरिका की बात की, अब आ जाइए जो चैप्टर 5 और 115 और 116वें अमेंडमेंट जो फाइनेंस बिल में दिया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की बात की गई है, AIDC की। इसमें कहा गया है कि AIDC में पेट्रोल पर जो है सेस लगाया जाएगा और पेट्रोल पे 2.5 रुपया प्रति लीटर सेस, डीजल पर 4 रुपया प्रति लीटर सेस। डीजल जो है किसान इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर 4 रुपया लीटर सेस। उसी के साथ साथ आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने यह भी कहा कि ये जो बढ़ोतरी की जा रही है, इसको जो है एक्साइज ड्यूटी में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके अंदर कमी करके इसको बराबर किया जाएगा, समतल किया जाएगा, ताकि जो उपभोक्ता है उसके ऊपर कोई दबाव ना आए। लेकिन साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सेस लगाने के बाद
सेस जो होता है वो सिर्फ वही इस्तेमाल हो सकता है जिसके लिए वो सेस लगाया जाता है, यानी कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट में जाएगा। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी से पैसा आता था, इसमें स्टेट का भी हिस्सा हुआ करता था, उस हिस्से से तो स्टेट वंचित हो जाएगा। और अगर स्टेट वंचित होगा तो कहीं ना कहीं जो उनको डीजल एक्साइज ड्यूटी, जिसपे सरकार अभी 48% करीब एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, जिसको कम करने का नाम नहीं लिया जा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आम जनता की जेब जो है खाली होती चली जा रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं रेंगने का काम नहीं कर रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चाहते हैं कि हमारा पैसा आता रहे, जनता जाए बाहर में। लेकिन साहब, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा एक कंफ्यूजन की राजनीति होती है कि यहां कम कर देंगे, वहां बढ़ा देंगे, स्टेट को पैसा नहीं जाएगा, और स्टेट का कम कर देंगे तो फिर जनता को क्या पता चलेगा? सरकार जहां खर्च करना चाहेगी वहां करेगी। इससे भी जनता को सावधान रहने की जरूरत है, और यह जानने की जरूरत है कि सरकार 48% टैक्स सिर्फ और सिर्फ डीजल पेट्रोल पर लेती है, यानी कि 1 लीटर का जो भी खर्चा आ रहा है उसमें से 48 रुपया, अगर 100 रुपया हो जाता है पेट्रोल का दाम, तो 48 रुपया सरकार खाली आपसे कर लेकर के अपनी जेब में डाल रही है। यह जनता को जानना जरूरी है। आज जनता की जेबों को खाली किया जा रहा है, और बहुजन समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है कि जनता के हितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, और सरकार को ये जो बढ़ते पेट्रोल और डीजल में बढ़ते दाम चले जा रहे हैं, इसमें जो 48% एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, इसमें सरकार के पास पूरी की पूरी पावर है, इसको भारी मात्रा में कमी लाए और जनता को राहत दे, उनकी जेब में और पैसा दे, ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करे, और उससे भी सरकार के उद्देश्य पूरे होने के काम होंगे। फाइनेंस बिल में ही पेज नंबर 135 पे क्लॉज CB सेक्शन 164 फाइनेंस एक्ट को भी अमेंडमेंट किया गया, उसको परिभाषित किया गया है। उससे यह स्पष्ट होता है कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस जो होंगी उस पे जो है इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो भी लागू किया जा रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। डिजिटल इंडिया की बात हुई, कैशलेस इकोनॉमी की बात हुई, देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़े, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े, और उसका उनको क्या उपहार मिल रहा है कि यदि ईमेल के जरिए वो किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई ऑफर जाता है तो उसके ऊपर 2% टैक्स लग जाएगा, अगर वो ऑफर कंक्लूड होता है। अगर कोई परचेज ऑर्डर जाता है तो उस पर भी ऑनलाइन जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। कोई परचेज ऑर्डर ऑनलाइन स्वीकार होता है तो उसके ऊपर 2% टैक्स लग जाएगा। कोई पेमेंट ऑनलाइन होती है तो उसके ऊपर 2% टैक्स लग जाएगा। यानी कि अगर एक आप डीजल पेट्रोल, या मान लीजिए आप सब्जी खरीद रहे हैं ऑनलाइन, या आपने जो है सब्जी वाले को कार्ड से पेमेंट किया, तो उसके ऊपर भी जो है आपको 2% टैक्स लग जाएगा। एक तरफ यह बात कही जाती है कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ चले, बात कही जाती है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चले, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा करके आप उसी उपभोक्ता को डरा देते हैं कि यार मेरा तो 2% ज्यादा लग जाएगा, मैं ऐसे नहीं, मैं कैश पे ही खरीदूंगा, मैं ऑनलाइन नहीं जाकर के, मैं वहां दुकान पे जाकर के खरीदूंगा, मेरा पैसा बचने का काम होगा। सरकार किसी ना किसी तरीके से खाली जनता की जेब को खंगालने का काम कर रही है कि आखिरी 58-54 भी जो बंद हो गई है वो भी निकल आए। तो इस तरह से जो है सरकार को उत्पीड़न नहीं करना चाहिए लोगों का। अब आ जाइए, मैं एक और मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूं। यही जो डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही थी, इसके विपरीत प्रभाव जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी पड़ सकते हैं। क्यों आखिर कोई आएगा? ऑनलाइन कंपनियां क्यों आएंगी? जब उनके ऊपर इस तरह के टैक्सेस पड़ने शुरू हो जाएंगे और निवेश के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा। सेक्शन 102 और 101 फाइनेंस बिल में जीएसटी ऑडिट की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं। मैं खत्म करने वाला हूं, बस 2 मिनट में अपने इसको मैं कर रहा हूं मान्यवर। मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बिल के ऊपर ही बात कर रहा हूं। अभी मैंने बजट पे जैसे तमाम और लोग हैं उसके ऊपर बात करते हैं, मैं उस पर नहीं कर रहा हूं। बस कंक्लूड करने में 1 मिनट आपका आखिरी पॉइंट। 2 minutes, but your time is up. जी, बस 2 मिनट में मैं कंक्लूड कर। सेक्शन 102 और 101 फाइनेंस बिल में जीएसटी ऑडिट की प्रक्रियाओं को कुछ और बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो इसको इसलिए बदलाव किया गया है क्योंकि बिजनेसेस के ऊपर दबाव पड़ता था, उस दबाव को कम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि 102 और 101 में अमेंडमेंट करके जो सालाना अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट और ये अकाउंटेंट्स, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो एक ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवाते थे, उस रिपोर्ट को अब जमा करने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे उपभोक्ता की जिम्मेदारी हो जाएगी। इससे साहब आप उपभोक्ता को भी एक मौका देते हैं गलतियां करने का,
वो भी जो इसकी नीयत अच्छी नहीं होगी वो भी इसको सर्कमवेंट करके इससे किनारा कसने का प्रयास करेगा और इससे भी नुकसान होने का काम होगा। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इन सब के ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आखिर में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में इस समय जनता की जेब में और पैसा देने की जरूरत है ताकि वो खर्चा करें। जब वो खर्चा करेंगे टैक्स अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। टैक्स की दरों को आप कम करिए। अगर आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते चले जाएंगे तो उनको खर्चा करने से आप उनको डरा रहे हैं, वो पैसे को जमाखोरी करने का प्रयास करेंगे। मेरा आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्ट्री और आदरणीय मिनिस्टर साहिबा को मेरा यह अनुरोध है कि वो जागे और ये समझने का प्रयास करें कि जितना ज्यादा स्पेंडिंग पावर जनता के पास रहेगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बेहतर रहेगा। आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष रखने का अवसर दिया, मैं आपका सहृदय धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।